आप सभी को मैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। आज जानेंगे हम एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल रिएक्शन में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में कि किस तरह से हमने केमिकल रिएक्शन को जानना है और इसको आगे देखना है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। एक केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक या एक से अधिक रिएक्टेंट्स एक या एक से अधिक उत्पादों में बदल जाते हैं। A chemical reaction is a process in which one or more reactants are converted to one or more product. केमिकल रिएक्शन में एक या एक से अधिक प्रोडक्ट बनते हैं, एक या एक से अधिक रिएक्टेंट के आपस में अभिक्रिया करने से। A chemical reaction are chemical changes in which reactant transform into product by making or breaking of bonds. केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज होता है और इसमें अभिकारक ट्रांसफॉर्म होते हैं किसमें? प्रोडक्ट्स में। इसमें जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं इनकी या तो ये बनते हैं या तो ये टूटते हैं और एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। What are the clues that a chemical reaction has occurred? बताइए कि जो एक केमिकल रिएक्शन है वो कहाँ होती है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे इंडिकेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पे एक पत्ती है, यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है और दूसरे इसमें कोयला जल रहा है, यानी कि इसमें बर्निंग हो रही है। तो इन दोनों में क्या हो रहा है? केमिकल चेंज हो रहा है। अब कैसे हो रहा है आइए जानते हैं। इंडिकेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होता है, एक तो टेम्परेचर में चेंजेस आ जाते हैं, दूसरा किसी तरह का इसमें प्रेसिपिटेट बन जाता है या किसी तरह के इसमें अवक्षेपीकरण की प्रक्रिया हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, कोई रिएक्शन हो रही है और इसके बाद क्या हो रही है, अवक्षेपीकरण की अभिक्रिया हो रही है। इसी तरह से कुछ और भी यहाँ पे कलर चेंजेस दिख रहा होगा आपको, कुछ अद्भुत यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। तो इस तरह से केमिकल चेंजेस के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कि हम डेली लाइफ में देखते हैं। इंडिकेटर्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इसमें क्या है, जो इंडिकेटर्स हैं, संकेतक हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस के। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस सॉल्यूशन में आप दूसरा सॉल्यूशन डाल रहे हैं तो एक प्रकार का कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी कुछ नया सा दृश्य आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे कुछ नया दृश्य दिखाई दे रहा है। तो इमिशन ऑफ लाइट और हीट, या तो लाइट निकल रही हो या तो हीट निकल रही हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, लाइट निकल रही है
और हीट भी इमिट हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। दूसरा क्या है, यहाँ पर एक बीकर है, इसमें दूसरा केमिकल डाला है, तो इससे क्या है, एक गैस निकल रही है, तो ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस बीकर में जो लिक्विड रखा है, इसमें एक प्रेसिपिटेट बन रहा है, एक अवक्षेप बन रहा है। और जो लास्ट यहाँ पे स्लाइड है, इसमें आप लोगों को देख रहा होगा कि इसमें जो लिक्विड है, इसमें कलर चेंजेस आ रहे हैं। इसी तरह से अगर गंध में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, शूज या सॉक्स में आप लोगों ने देखा होगा कि अलग ही ऑर्डर आती है। तो ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शन के इंडिकेशन हैं। तो अब जितनी भी केमिकल रिएक्शन है, इनके दो पार्ट्स होते हैं। पहला रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, वे सबस्टांसेस होते हैं जहां से हम स्टार्ट करते हैं या जहां से कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है। दूसरा प्रोडक्ट। जब दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट होते हैं या इनके बीच बॉन्ड्स बनते हैं या टूटते हैं, तो रिजल्टेंट क्या मिलता है, हमें एक प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, द सबस्टांसेस यू एंड अप विद, जहां पर हम किसी भी रिएक्शन का एंड करते हैं, द रिएक्टेंट्स टर्न इनटू द प्रोडक्ट। और जो एक रिएक्टेंट्स है वो किस में चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट में। इसी तरह से आते हैं हम केमिकल इक्वेशन। A chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction in the form of symbols and formula. एक केमिकल रिएक्शन किसी भी एक रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रेजेंट करने के लिए या रिप्रेजेंट का प्रदर्शित करने के लिए क्या है, यूज की जाती है। किस फॉर्म में, इसके सिंबल के फॉर्म में। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको जब हम सिंबॉलिक फॉर्म में यूज करेंगे, तो मैग्नीशियम की जगह हम Mg और ऑक्सीजन की जगह O यूज करेंगे, तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO। The substances that undergo chemical change in the reaction, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। तो इसमें जो एरो है, इसके जो लेफ्ट हैंड साइड LHS में जो सबस्टांस है, इन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। और यहाँ पर जो रिजल्टेंट मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, दिस इज प्रोडक्ट। द न्यू सबस्टांस magnesium oxide formed during the reaction is the product. A word equation is a chemical reaction expressed in words rather than chemical form. जो शब्द समीकरण है यहाँ पर, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करने की क्या है, के लिए यूज किया जाता है। फॉर्मूला के इतर हम इसको यूज करते हैं। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में यह इसे आइडेंटिफाई करने के काम आता है। जैसे सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। The reactants are written the left hand side with a plus sign between them.
यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स है ये एरो के LHS में लिखे गए हैं और इनको बीच में प्लस करके ऐड कर देते हैं। इसी तरह से जो प्रोडक्ट्स हैं इनको भी राइट हैंड साइड में लिख देते हैं। अगर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट है तो उनके बीच भी प्लस साइन हम लगा देते हैं। The arrowhead points toward the product and show the direction of the reaction. जो एरो है इसका जो हेड है ये हमेशा प्रोडक्ट की ओर होगा या यह रिएक्शन की डायरेक्शन को बता रहा है। अब जो स्केलेटन इक्वेशन है, स्केलेटन इक्वेशन हम हमेशा इसमें रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट है उसको लिखते हैं विदाउट बैलेंसिंग देम, जब तक कि वह बैलेंस ना की गई हो। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है तो इससे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इससे बना है H2O यानी कि वाटर। तो ये क्या है? ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, तो इसे ही स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। इसको हम असंतुलित समीकरण भी कहते हैं। और असंतुलित समीकरण में यानी कि इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं इनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मात्रा बैलेंस नहीं है। जैसे कि तराजू में दिखाया गया है, तराजू एक जगह पर बैलेंस नहीं है। अब क्योंकि हमें पता है कि जो केमिकल इक्वेशन है नीड्स टू बी बैलेंस्ड सो दैट इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो रिएक्टेंट्स को और ना ही प्रोडक्ट को नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। सिर्फ वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इक्वली इसको क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है। The chemical equations in which the number of atoms of each element in the reactant side is equal to that of the product side is called a balanced chemical equation. एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस तभी कही जाएगी जब एलिमेंट्स की संख्या LHS और RHS में बराबर होगी। किसी भी तत्व की संख्या LHS और RHS में बराबर होगी। तो ये रिएक्शन में आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कैल्शियम 3 है, यहाँ भी 3 है। इसी तरह से P यहाँ 2 है और यहाँ भी कोष्टक में आप इसका गुणा करेंगे तो 2 है। ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीजन का कैलकुलेशन कर लीजिए, इसी तरह से हाइड्रोजन का, इसी तरह से अगर आप पूरा ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की संख्या बैलेंस है। हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन? बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब लिखते हैं तो उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इस केमिकल रिएक्शन को हमने किस तरह से बैलेंस करना है। बच्चों स्लाइड इंग्लिश में है, लेकिन मैं इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जितने भी बच्चे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझे और इन रिएक्शन को लिखें कि हिंदी और इंग्लिश में उन्हें
दोनों में दिक्कत ना हो। और साथ साथ में जो मैं बोल रहा हूँ उसके नोट्स भी आप लोग साथ साथ बना सकते हैं। दिस इज ए रिएक्शन बिटवीन मेथेन एंड ऑक्सीजन। ये जो 4 है ये टाइपिंग की वजह से इसमें इश्यू है। 4 थोड़ा नीचे लिखते हैं। आप लोगों को केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन लिखने का जो मेथड बताया है उसी को फॉलो करना है, जैसे यहाँ पर है CH4 प्लस O2, यानी कि यहाँ पे मेथेन की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से की जाती है तो CO2 प्लस H2O बनती है। अब हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले टेबल बना लेनी है और LHS और RHS में इनकी संख्या को लिख लेना है। यहाँ पे कार्बन LHS में 1 है, RHS में 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन LHS में 4 है, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन LHS में 2 है और RHS में 3 है। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, तो यहाँ पे क्या है, जो मैक्सिमम नंबर इसमें जिस भी एलिमेंट के हैं सबसे पहले उसको हम बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, कार्बन जो है इसमें ऑलरेडी बैलेंस है, तो हाइड्रोजन है इसमें ये क्या है, बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं। तो हम क्या करेंगे कि इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ड्यू टू द कोएफिशिएंट 2 इन फ्रंट ऑफ H2 देयर आर ए टोटल of 4 oxygen atom on the product side. To balance the oxygen atom on both sides, we put a coefficient of 2 in front of 2. क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 का गुणा है पूरे के साथ, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ है और 2 यहाँ है, 2 here and 2 here. जब हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, 2 का गुणा अगर हम यहाँ कर देते हैं, इसमें 2 का गुणांक लगा देते हैं तो इसकी संख्या 4 हो जाएगी। तो इस तरह से हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे। इसी तरह से आप लोग देखेंगे, अब क्योंकि हाइड्रोजन हमने इससे पहले बैलेंस करा था, मिस हुआ है, तो यहाँ पे देख लीजिए जो पहली जो रिएक्शन है, यहाँ पर जो रिएक्शन है यहाँ पर CH4 प्लस O2 है, CO2 प्लस H2 है। दूसरे स्टेप में, या इसको 3-4 स्टेप में लेके जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 का सीधे यहाँ गुणा कर दिया तो ये हो गया 4। अब ऑक्सीजन की संख्या हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 2 हो गई और 2 हैं, इनकी संख्या भी 4 हो गई। तो दूसरी रिएक्शन में हम यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 4 करेंगे, तो 2 के साथ यहाँ 2 का कोएफिशिएंट लगा देंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाता है, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन मिल जाती है। राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। The physical state of the reactants and product are mentioned along their chemical formula. जब भी हम केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, तो चाहे वह रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, चाहे वो लिक्विड स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है या एक्वस स्टेट में है, हम रेस्पेक्टिवली उनके साथ में कोष्टक के अंदर गैस है तो G का और लिक्विड है तो L का, जलीय विलयन है तो AQ का और सॉलिड है तो S का नोटेशन लगा देंगे। Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, crystal, etc. are indicated above or below the arrow in the equation. तो यहाँ पे कुछ रिएक्शन है, जैसे यहाँ पे क्या है, एथाइलिन है, तो यह क्या है, गैसियस फॉर्म में है, और हाइड्रोजन है, ये भी क्या है, गैसियस फॉर्म में है। तो इनकी जब रिएक्शन करते हैं तो G यहाँ लगा दिया, G यहाँ, और एरो है, और इसको जो है हम 250 डिग्री से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है ये रिएक्शन होती है,
और इसमें इन प्रेजेंस ऑफ निकिल है तो निकिल हमने ऊपर लिख दिया, तो ये बनाता है C2H6 यानी कि एथेन बनाता है। एथिलीन और हाइड्रोजन मिलकर के एथेन बनाता है। इसी तरह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसियस फॉर्म है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, ये भी गैसियस फॉर्म है। और ये कितने टेम्परेचर पे होता है, एट 3000 डिग्री सेल्सियस पे। इसी तरह से CO2 है, H2O है, तो इनकी जो फिजिकल स्टेट है वो साथ में दी गई है। इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के प्रेजेंस 6CO2 + 6H2O, तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन किसके प्रेजेंस में, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, फोटोसिंथेसिस में होता है। इसी तरह से अमोनियम नाइट्रेट है, इसको जब हम क्या करते हैं 170 से 170 डिग्री सेल्सियस से 240 डिग्री सेल्सियस के बीच रिएक्शन करवाते हैं तो यह बनाता है नाइट्रस ऑक्साइड प्लस वाटर। तो एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं आप लोगों ने जाना, और उम्मीद है आप इसे जान गए होंगे और इसके नोट्स आप बनाएंगे, ये आपसे उम्मीद है। तो बच्चों अब चलते हैं हम आगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की क्या क्या प्रकार होते हैं, तो आते हैं यहाँ पर। सबसे पहले कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, उनके टाइप्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑब्लिक रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर ये जो केमिकल रिएक्शन दी गई है इनको एक एक करके अब हम समझते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया, आप इसको सुन के लिख सकते हैं हिंदी में, नहीं तो इंग्लिश में भी आप लोग नोट्स बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। कुछ बच्चे कमजोर हैं जिनको इंग्लिश में दिक्कत है तो वह सुन के भी हिंदी में नोट्स बना लेंगे। तो इन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू गिव वन सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2 + O2 = H2O, ठीक है, 2H2O। इन दोनों में क्या हो रहा था, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था। या यहाँ पे और भी रिएक्शन आपको लैब में करवाई है और करवाएंगे, जैसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन = मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक इसके उलट जो रिएक्शन होती है उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर सिंगल जो कंपाउंड्स है या सिंगल जो रिएक्टेंट्स है वह दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स में क्या हो जाता है, टूट जाता है। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। कोई भी रिएक्टेंट या कोई भी कंपाउंड कब डिकम्पोज होगा, जब उसको गर्म किया जाए, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाए, यह इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। जैसे यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या हो रहा है, वाटर जो मॉलिक्यूल है या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट रहा है। तो वाटर में जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं यानी कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इस एनोड क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है और कैथोड यहाँ पर
निगेटिव टर्मिनल है, तो क्या होगा, निगेटिव नॉन मेटल आयन है और पॉजिटिव क्या है, मेटल आयन है। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस में यह क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन आप लोगों ने देखा, और इसी तरह से थर्मल डिकम्पोजिशन। जब कोई वस्तु हीटिंग करके डिकम्पोज करी जाती है, व्हेन ए सब्सटेंस डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको चूना पत्थर भी कहा जाता है, इसको भट्टियों में जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो यह कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूने में और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। इसी तरह से फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन भी एक और उदाहरण है इसका, और इसमें व्हेन ए सब्सटेंस इज decomposed in presence of sunlight, it is called a photochemical decomposition। जब कोई सब्सटेंस लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है, तो इसको फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड आपको दिख रहा है, सिल्वर ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट सिल्वर और ब्रोमीन में डिकम्पोज हो जाता है। इसके आगे जो रिएक्शन है वह है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसको विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इन ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोर reactive elements displaces a less reactive element from its compound or solution। यहाँ पर मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव का मतलब समझ लीजिए आप कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट का क्या है, सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, जलीय विलयन है। तो यहाँ पर कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, जबकि जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है। जब इस सॉल्यूशन के साथ जिंक की अभिक्रिया कराई जाती है, तो जिंक सल्फेट ग्रुप के साथ स्वयं रिएक्ट हो जाता है और कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। इसलिए इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आप इन रिएक्शनों को बढ़िया से नोट्स बनाकर बार बार अभ्यास करके याद कर सकते हैं। तो इस तरह से कॉपर सल्फेट बनता है। इसी तरह से सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया जब जिंक से कराई जाती है, तो जिंक नाइट्रेट बनता है और सिल्वर डिस्प्लेस हो जाता है। अब है रिएक्टिविटी सीरीज, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे। हालांकि इसको दूसरे वाले पार्ट में यानी कि धातु अधातु वाले पार्ट में आप लोगों को बताया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसको देख लीजिए आप लोग कि मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव क्या होते हैं। तो एक सीरीज है, इसमें जो एलिमेंट्स है इनकी जो रिएक्टिविटी है यानी कि इनकी जो अभिक्रियाशीलता है वो घटते हुए क्रम में अरेंज की जाती है। तो पोटेशियम से और गोल्ड तक अभिक्रियाशीलता घट रही है, यानी कि यहाँ पर पोटेशियम की सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता है और गोल्ड की सबसे कम है। इसको ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। मैंने भी एक ट्रिक इसमें बच्चों को सुझाई है, जैसे के फॉर केदारनाथ का मैगी आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि हल्की अंगीठी आई। तो एक झटके में हम इसको पूरा याद कर सकते हैं और किसी भी रिएक्शन के बारे में ये प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि यह रिएक्शन होगी या नहीं, या इन रिएक्शन में मोर रिएक्टिव कौन है। अभी हमने रिएक्शन देखी थी कॉपर सल्फेट और जिंक की,
तो कॉपर सल्फेट में कॉपर जिंक से नीचे है तो कम रिएक्टिव है, अर्थात जिंक आसानी से कॉपर को क्या कर लेगा, डिस्प्लेस कर लेगा। इसी तरह से सिल्वर नाइट्रेट में जिंक की अभिक्रिया आसानी से होगी। तो यह रिएक्टिविटी सीरीज का ही कमाल है कि इससे आप लोग ये समझ पाते हैं कि कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये भी एक प्रकार की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन इसमें आयनों का एक्सचेंज होता है और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। आयनों का एक्सचेंज होता है और नया प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर उदाहरण के लिए यहाँ पे क्या है, BaCl2 प्लस Na2SO4। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यह आयनीकृत होते हैं Ba प्लस और क्लोरीन माइनस में, इसी तरह से Na+SO4 माइनस में। तो Ba प्लस है तो SO4 के साथ रिएक्ट होगा, क्लोरीन माइनस है तो सोडियम प्लस के साथ रिएक्ट होगा। आयनों का चेंज अदल बदल इस तरह से हो जाएगी। तो ये बनाएगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म। यहाँ से हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को भी समझ सकते हैं। जब दो या दो से विलेय जो रिएक्टेंट्स है वो अभिक्रिया करते हैं और उनसे अगर कोई अविलेय क्या है, अवक्षय प्राप्त हो रहा है, अविलेय पदार्थ जो है, अविलेय सॉलिड प्राप्त हो रहा है, उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं और इस प्रकार की रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसी तरह से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में यहाँ पर क्या है, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की जब हम अभिक्रिया करते हैं तो पोटेशियम नाइट्रेट बनता है और लेड आयोडाइड का क्या बनता है, येलो प्रेसिपिटेट बनता है। तो यहाँ पे आप एरो से ये डाउन को दिखा रखा है, यानी कि येलो प्रेसिपिटेट बना है। इसी तरह से एल्युमिनियम सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब अभिक्रिया कराते हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम सल्फेट बनता है। यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट क्या है, एक प्रेसिपिटेट है। तो यहाँ पर जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, तो कंबशन यानी कि दहन जो है, जनरली क्या होता है Ab+ इसके साथ जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराते हैं तो ऑक्साइड ऑफ A एंड B का जो ऑक्साइड है वो प्राप्त होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन A+B=C, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज AB। इसको जो हम अलग अलग तरह से डिकम्पोज करते हैं तो यह अलग अलग प्रोडक्ट में टूट जाता है A+B। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में A+BC=AC+B। इसी तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट में AB+CD=AD+BC। अब जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। An exothermic reaction is a chemical reaction that releases energy by light or heat. Most of the combination reactions are exothermic. बहुत सारी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वह एक्सोथर्मिक होती है। जैसे यहाँ पे एल्युमिनियम और फेरिक ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हम करते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड +Fe+ हीट निकलती है। इसी तरह से CH4+2O2 यानी कि मेथेन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया जब हम करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड +H2O+ हीट निकलती है।
इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड और H2O की अभिक्रिया जब करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस हीट निकलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन है वह रिएक्शन है जिसमें रिएक्शन के दौरान क्या है, एनर्जी निकलती है और लाइट और हीट निकलती हो, उसको एक्ज़ोथर्मिक कहते हैं। इसके उलट एंडोथर्मिक रिएक्शन वह है या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वह है जिस अभिक्रिया को कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है या एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो मोस्ट ऑफ जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं वह क्या होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, तो ये गलत है। मेल्टिंग ऑफ आइस एक फिजिकल फिनोमिना है, तो इसको नहीं लिखेंगे आप। तो सेकंड नंबर का यहाँ पे क्या है, एग्जांपल है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस सनलाइट इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2। ये क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। इसी तरह से जब हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है। रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो रेस्पिरेशन है, श्वसन है, यह क्या है, एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे है, जब हम सांस लेते हैं और हवा को बाहर छोड़ते हैं तो हमें ऊष्मा यानी कि हीट महसूस होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि रेस्पिरेशन एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ पर ग्लूकोज टूट रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और CO2 निकल रही है और हीट रिलीज हो रही है। We know that a reaction in which heat is released along with the formation of product is known as a exothermic reaction. हम जानते हैं कि जब कोई अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया के वक्त जब ऊष्मा भी निकलती है तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। Thus, from the above 2 points we can conclude the respiration is a एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है, एक एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम जानेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो थोड़ा सा इसको मैं कर लेता हूँ। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या आया था, रेस्पिरेशन एक क्या एक्सोथर्मिक है और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है, तो आइए जानते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन में आपके स्तर पे क्या पढ़ना है आपको, जब ऑक्सीजन का ऐड होती है किसी भी तत्व के साथ, जब ऑक्सीजन ऐड होती है या यौगिक के साथ ऑक्सीजन क्या होती है, जुड़ती है, तो उसका हमेशा ऑक्सीडेशन या उपचयन होता है। और हाइड्रोजन क्या होती है, रिमूव होती है, उसको हम ऑक्सीडेशन या उपचयन कहते हैं। एनी केमिकल सब्सटेंसेस फॉलोइंग एनी दीज इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। या तो हाइड्रोजन निकल रही है या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो उस सब्सटेंस को हम कहेंगे कि
यह क्या हुआ है, ऑक्सीकृत हुआ है, ऑक्सीकृत हुआ है। इसी तरह से जो रिडक्शन है, रिडक्शन क्या है, अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, और हाइड्रोजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है, तो वह रिडक्शन है या अपचयन है। तो हम कह सकते हैं कि एनी केमिकल सब्सटेंसेस फॉलोइंग एनी ऑफ दीज रूल्स इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। या तो उसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रही है या तो हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो उस सब्सटेंस को हम कहेंगे कि सब्सटेंस अपचयित हुआ है, और इस अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ oxidation and reduction processes occurring simultaneously are known as redox reaction। जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जब साथ साथ चलते हैं, साथ साथ होती है जब ये रिएक्शन, और अमूमन ये साथ साथ ही चलती है, तो इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि आयरन फेरिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है, क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि आयरन ऑक्साइड यहाँ पर अपचयित हुई है, लेकिन उसी क्षण ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड हुई है, और यहाँ पे जो रिएक्शन है वह ऑक्सीडेशन है, तो साथ साथ चल रही है, तो इसी को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, जिसको रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं। यह फेरिक क्लोराइड के साथ, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके साथ रिएक्शन करके क्या कर रहा है, यहाँ पे अभी हमने कहा था कि या तो क्या हो रहा हो, या तो क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या तो हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो। तो अगर हाइड्रोजन क्या हो रही है, यहाँ से रिमूव हो रही है और किसके साथ जुड़ जा रही है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ जा रही है, ठीक है। तो जहां जुड़ रही है वहां तो ऑक्सीडेशन हुआ है भाई, सीधी सीधी बात है। लेकिन जहां जुड़ रही है वहां रिडक्शन हुआ है, सीधी बात है। लेकिन जहां से हटी उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कि यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ है। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, आयरन क्लोराइड है, क्या है, आयरन क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड है, ठीक है। यह क्या कर रहा है, फेरिक क्लोराइड यहाँ पे क्या हो रही है, फेरिक क्लोराइड से एक क्लोरीन हट रही है, एक क्लोरीन क्या हो रही है, इससे हट रही है, और किससे, हाइड्रोजन सल्फाइड से जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के साथ मिल करके यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है। तो यहाँ पर फेरिक क्लोराइड का क्या हुआ, ठीक है, FeCl3 से क्या बना, FeCl2 बना। तो FeCl3 का यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि किस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साथ साथ चल रही है, इसी को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। हालांकि एनसीईआरटी के सिलेबस में तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये समझ लेना है। एक ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होता है
वह सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, ऑक्सीकरण में हेल्प करता है। तो फेरिक ऑक्साइड क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और क्या हो रहा है इसका रिड्यूस, ये स्वयं क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, अपचयित हो जाता है। इसी तरह से जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका खुद का तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, लेकिन दूसरे को ये क्या कर देता है, अपचयित कर देता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन देता है दूसरे सब्सटेंस को और हाइड्रोजन को रिमूव करता है इससे। इसी तरह से जो रिड्यूसिंग एजेंट है वह ऑक्सीजन को रिमूव करेगा और अनदर सब्सटेंस और गिव हाइड्रोजन टू इट, और इसको क्या देगा, हाइड्रोजन देगा। क्या देगा, हाइड्रोजन देगा, जिससे कि उसका अपचयन हो जाएगा और खुद का इसका क्या होगा, ऑक्सीडाइज, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इसको ऑक्सीडाइजिंग या ऑक्सीकारक और अपचायक एजेंट कहते हैं। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब बात करते हैं हम करेजन या संक्षारण। द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल लेयर बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर इज कॉल्ड करेजन। जो मेटल्स हैं उनकी जो लेयर है हवा के द्वारा या वाटर के द्वारा क्या होती है, जब डिस्ट्रक्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, ठीक है, इसको करेजन या संक्षारण कहते हैं। करेजन क्या है, नेचुरल प्रोसेस है which convert a refined metal to a more stable form such as its oxide। यह एक मोर रिफाइंड जो मेटल होता है इसको और स्टेबल फॉर्म में चेंज कर देता है, जैसे इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड या सल्फाइड में। उदाहरण के लिए Fe+3O2 इज, ठीक है, 3O2, O2 क्या है, ऑक्सीजन होती है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की अपेक्षा यहाँ पे हम क्या है, जो मॉइस्चर होता है हवा में, ठीक है, इसके साथ यह रिएक्ट करता है और बनाता है फेरिक ऑक्साइड। क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, जिसको रस्ट कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसको समझ सकते हैं। या 2Fe2O3 या 3Fe प्लस 4H2 इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2 के, इसमें भी आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, आयरन करेड हो रहा है, किसमें, आयरन ऑक्साइड में। इसी तरह से जो कॉपर है, यह जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, कार्बन और डाइऑक्साइड और जो मॉइस्चर होती है हवा में, इसके साथ अभिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट, और इसमें क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड मिल करके क्या है, एक ग्रीन लेयर इसके ऊपर लग जाती है, इससे क्या होता है, कॉपर का करेजन हो जाता है। इसी तरह से जो सिल्वर है, चांदी है, इसके ऊपर ब्लैक कलर की परत चढ़ जाती है, किस कारण से, सिल्वर प्लस वायुमंडल में जो सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, यह सिल्वर सल्फाइड जो कि ब्लैक कलर का होता है इसमें चेंज कर देता है। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, गैल्वेनाइजिंग, एनोडाइजिंग। जो आयरन की जो रस्टिंग है, यहाँ पेंटिंग करके, ऑयलिंग करके, गैल्वेनाइजिंग करके, एनोडाइजिंग करके प्रिवेंट की जा सकती है। Galvanization is a method of protecting steel and iron from rusting by coating them a thin layer of zinc। Galvanization में जिंक की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है। नेक्स्ट है रेंसिडिटी, डिग्रेडेशन, द डिग्रेडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट कंटेनिंग कंपाउंड in presence of oxygen is called रेंसिडिटी। जब जो ऑयल है और जो वसा युक्त खाद्य पदार्थ है
हवा की उपस्थिति में जो ऑक्सीजन होती है उसकी उपस्थिति में जब ये खाद्य पदार्थ क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं और इनसे क्या है दुर्गंध आने लग जाती है, तो इसको विकृत गंधिता या रेंचिडिटी कहते हैं। When fats and oils are oxidized, they become rancid. जब ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो यह विकृत हो जाते हैं और इनकी जो स्मेल और टेस्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। स्मेल और चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम स्मेल और टेस्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो बहुत सारे लेज कुरकुरे आप लोगों ने खाए हैं, इनमें क्या होता है, फैट होता है और फैट क्या होते हैं, फैट और जो तेल है यह ऑक्सीजन के उपस्थिति में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो रेंचिडिटी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले तो आपको हवा न जाने के लिए एयर टाइट कंटेनर में इसको पैकेज करनी होगी। दूसरा, इसमें नाइट्रोजन भरनी होगी। रेफ्रिजरेशन करके एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट और प्रिजर्वेटिव हम इसमें मिला सकते हैं। प्रिजर्वेटिव वो केमिकल्स होते हैं या एंटीऑक्सीडेंट वो केमिकल्स होते हैं जो कि खाद्य पदार्थों को या पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचाते हैं। तो बच्चों, इस पार्ट में मेरी कोशिश ये रही कि आपको स्टेप बाय स्टेप सिलेबस के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी और सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपको हर चीज़ समझाई जाए। फिर भी अगर आप लोगों को कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।